हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मई की जो प्रतियोगिता दर्पण है वो मैं सॉल्व करा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मैं पढ़ा रही थी, जिसमें आगे मैं और पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ जापान के महत्वाकांक्षी H-3 रॉकेट के प्रक्षेपण जो विफल हुआ है वो, और दूसरी भी जो न्यूज़ हैं वो। तो चलिए देख लेते हैं प्रतियोगिता दर्पण की ये वाली कड़ी कि जापानी अंतरिक्ष एजेंसी को एक बड़ा झटका मार्च 2023 में उस समय लगा जब उसका एक नया रॉकेट पहली ही उड़ान में विफल हो गया। इस मीडियम लिफ्ट रॉकेट H-3 का विकास, ठीक है, जो रॉकेट पहली ही उड़ान में विफल हुआ है वो मीडियम लिफ्ट रॉकेट H-3 था, जिसका विकास जापानी एजेंसी द्वारा 3 दशकों से किया जा रहा था। पृथ्वी की कक्षा में सरकारी जो उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ साथ उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के सस्ते विकल्प के तौर पर इसका विकास किया गया था और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया इसका विकास। और ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ इस रॉकेट का प्रक्षेपण दक्षिण पश्चिम जापान के कागोशिमा में स्थित तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट से 7 मार्च 2023 को किया गया था। पहली चीज, कौन सा रॉकेट विफल हुआ है, तो वो है H-3 रॉकेट। किसके द्वारा निर्मित हुआ है, तो जापानी एजेंसी द्वारा निर्मित किया गया है। और ये क्या करेगा, ये जो है सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ साथ वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट थे तो ये महंगे पड़ते थे, तो ये सस्ते विकल्प के रूप में यहाँ पे लाया गया था। और कहाँ से इसको छोड़ा गया था अगर देखें तो प्रक्षेपण इसका किया गया है दक्षिण पश्चिम जापान के कागोशिमा में स्थित तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट से 7 मार्च 2023 को किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग तो सही हुई थी, लेकिन दूसरे चरण में क्या हुआ कि जो इंजन था वो स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो स्टार्ट ना होने के बाद कुछ ही देर बाद इसकी गति कम होने लगी और ये अपने दिशा में भटकने लगा। तो भटकने के बाद ऐसा ना हो कि वो नीचे गिरे और कहीं नुकसान पहुंचाए, तो वहीं पे इसको नष्ट कर दिया गया था। तो इसका जो कारण क्या था कि सेकेंड स्टेज का जो इंजन है वो ऑन नहीं होने की वजह से ये मिशन फेल हुआ। तो अगर पूछा जाए कि मिशन क्यों फेल हुआ, तो सेकेंड स्टेज का जो इंजन था वो ऑन नहीं हो सका था, इसलिए ये विफल हुआ। किसके द्वारा बनाया गया है, तो जापानी एजेंसी द्वारा बनाया गया है। और ये किसका विकल्प था, तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का। ये महंगे थे और उसकी जगह पे ये सस्ता H-3 सस्ता रॉकेट लाया गया था, ठीक है। और कहाँ पे ये प्रक्षेपित किया गया है, तो दक्षिण पश्चिम जापान के कागोशिमा में स्थित तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट से। कब, तो 7 मार्च 2023 को। पिछले माह फरवरी 2023 में भी इस रॉकेट के प्रक्षेपण का प्रयास किया गया था, किंतु रॉकेट बूस्टर्स में खराबी आने के कारण इसका प्रक्षेपण नहीं किया जा सका था और इस समय इसका प्रक्षेपण स्थगित कर दिया गया था। फिर बाद में किया गया तो ये विफल रहा। फिर देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का 146 देशों में 136वां स्थान। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हम बहुत नीचे आ रहे हैं हैप्पीनेस के मामले में। किसी भी देश में खुशहाली केवल GDP में वृद्धि या आय में वृद्धि से ही नहीं आती है। GDP के साथ साथ अन्य अनेक मानक तथा खुशी का एहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति आदि भी खुशहाली के लिए आवश्यक है। यानी ये जो मानक निकाले जाते हैं वो GDP के साथ साथ आपके किसके द्वारा निकालेंगे, खुशहाली के एहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ये भी खुशहाली के मानक होंगे। इसके लिए हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क
के द्वारा करी जाती है। तो अगर हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ये निकालता है, जिन्हें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट शीर्षक से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में ऐसी रिपोर्ट 20 मार्च 2023 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च 2023 को मनाया गया, 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसके अवसर पर विश्व भर में ये 2023 में जारी हुई थी, जो इस तर्ज की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। ठीक है, 20 मार्च किससे रिलेटेड है? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे से संबंधित है, और इस बार जो 2023 में रिपोर्ट जारी करी गई है वो 11वीं वार्षिक रिपोर्ट है, और कितने देशों की करी गई है? तो 146 देशों की, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? 136वां। ये भारत का स्थान है टोटल में। ठीक है, इस सूचकांक पर आधारित आकलन के अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। अगर हम मार्च 2023 में जारी ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए यह इंडेक्स अगर हम देखें तो 3.819 आकलित करते हुए 146 देशों में इसका जो स्थान था वो 136वां था। फिर देख लेते हैं कि किसी भी देश के लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के हैप्पीनेस इंडेक्स का मान 0.10 के बीच हो सकता है। ठीक है, किसी देश के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स का मान अधिक होना अधिक खुशहाली, अगर मान अधिक है तो अधिक खुशहाली की स्थिति बताएगा, और सूचकांक का मान कम होना कम खुशहाली को दर्शाता है। इस सूचकांक की गणना 6 मानकों के आधार पर करी जाती है। ये मानक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो मानक कौन कौन से हैं देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है, सामाजिक समर्थन कितना है, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा कितनी है, उदारता कितनी है, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता कितनी है, और भ्रष्टाचार पर धारणा कैसी है। ये जो 6 मानक है यही आपकी हैप्पीनेस को दर्शाएंगे। इस प्रकार भारत को इस मामले में सबसे नीचे और 11 देशों में स्थान दिया गया। इससे पूर्व वर्ष 2021-2022 की रिपोर्ट में भी भारत को सबसे निचले 11 देशों में स्थान दिया गया है। अगर हम वो 6 विकल्प देखें तो भारत में क्या व्यवस्था है? भारत में देखें कि आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, जो बड़े कहेंगे वही करना है। हाँ, बड़े सही कहते हैं, लेकिन हर मामले में वो आपका नेचर कुछ और है, उनका कुछ और है, तो वहाँ पे क्या है, आपकी हैप्पीनेस कम हो रही है। अगर भ्रष्टाचार का मामला देखें तो भी प्रॉब्लम है, जीडीपी देखें तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक बारी और ये वाला मानक देख लेते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, अगर आपने समाज के विरुद्ध कुछ अलग किया तो आपको समर्थन मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी कारण है आपकी खुशी कम होने का। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हमारे यहाँ बहुत कम है। फिर उदारता आपको वो भी मैटर करेगी। जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, आप विकल्प खुद जल्दी नहीं चुन सकते हैं, अगर आप चुनेंगे तो आपको विरोध करना पड़ेगा, तो ये भी हमारे यहाँ बहुत कम है। और भ्रष्टाचार पर जो धारणा है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस मामले में सबसे नीचे 11वें देशों में सबसे नीचे के 11 देशों के में स्थान आपके भारत को दिया गया। इससे पूर्व 2021-22 की रिपोर्ट में भी भारत को सबसे निचले 11 देशों में स्थान दिया गया था। 2022 की रिपोर्ट देखें तो 46 देशों में 136वां स्थान है,
2021 की रिपोर्ट देखें तो 149 जो है देश थे, जिसमें भारत का 39वां स्थान था। फिर अगर 20 को देखें तो 153 देशों में भारत का 144वां स्थान था, और 2019 की रिपोर्ट में 156 देशों में भारत का स्थान 140वां, और 18 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 156 देशों में 133वां था। यानी अगर हम कुल मिला के देखें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई सुधार नहीं आया है। ठीक है, हैप्पीनेस के मामले की बात कर रही हूँ मैं। तो हैप्पीनेस में अगर देखें तो अभी भी इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है इतने वर्षों के बाद भी, और ये स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इस मामले में भारत के सभी पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स की 2023 की रिपोर्ट में चीन को 82वां स्थान है, नेपाल का 50वां स्थान है, बांग्लादेश का 99वां स्थान है, और पाकिस्तान का 103 और श्रीलंका को 126वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर हो गया? यानी 82वें स्थान पे चाइना है, 50वें स्थान पे नेपाल है, 99वें स्थान पे बांग्लादेश है, 103 पे पाकिस्तान है, और 126वें स्थान पे श्रीलंका है, और भारत की स्थिति इन सब से खराब ही है, ऐसा हैप्पीनेस रिपोर्ट में बताया गया है। दो 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक किसका है? 7.842 के साथ फिनलैंड है। ठीक है, और फिनलैंड को सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है, और ये प्रथम स्थान पे है। और लगातार अगर हम देखें तो ये छठा वर्ष चल रहा है जब इसको ये स्थान मिला हुआ है। इसके बाद डेनमार्क, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर आइसलैंड, फिर नीदरलैंड, नॉर्वे के साथ सर्वाधिक खुशहाल 10 देशों के बाद क्रमशः नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड के स्थान आते हैं। खुशहाली के मामले में अन्य प्रमुख देशों में अगर हम बात करें, जो मुख्य देश हैं हमारे, तो जर्मनी का 13वां, अमेरिका का 19वां, यूनाइटेड किंगडम का 17वां, फ्रांस का 21वां, ताइवान का 24वां, संयुक्त अरब अमीरात का आपका 25वां, सऊदी अरब का 26वां, और जापान का 55वां स्थान है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि पहला स्थान किसका है? भारत का स्थान कौन सा है? सबसे नीचे के स्थान पे कौन से हैं? पड़ोसी देशों में अगर एक देश का पूछ लिया कि श्रीलंका का कौन सा स्थान है, या क्रम में लगाइए भारत के साथ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको पूछा जा सकता है कि जर्मनी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस दिया है, और इसको क्रम में लगाइए, या स्थान को आपको सीक्वेंस में लगाने को आ सकता है। तो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे खराब स्थिति की बात करें अगर, तो अफगानिस्तान की है, इस रिपोर्ट में बताई गई है, और सबसे नीचे 146वें स्थान पर आपका अफगानिस्तान ही रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में। कितना रहा है? 2.523 ही आकलित किया गया है, जिससे 146 देशों की सूची में उसका स्थान सबसे नीचे है। 145वें स्थान पर जिम्बाब्वे रहा है, 144वें स्थान पर रवांडा रहा है। भारत की सूची में नीचे से 11वें में ये 136वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार खुशहाली के मामले में ब्रिक्स के देशों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्रिक्स के देशों की अगर हम बात करें कि 5 देश जो हैं ब्रिक्स में, उसमें 5 देशों में सबसे खराब स्थिति भारत की है, और ओवरऑल रैंकिंग में 136वें स्थान पर भारत है। और ब्रिक्स देशों में
34वें स्थान के साथ ब्राज़ील की स्थिति सबसे अच्छी है। अगर ब्रिक्स के देशों की बात करें तो ब्रिक्स के देशों में सबसे खुशहाल ब्राज़ील है, और अगर भारत की स्थिति देखें तो खराब है। सबसे अच्छी इस रिपोर्ट में बताई गई है। उसके बाद क्रमशः रूस का स्थान है, फिर चीन का स्थान है, फिर दक्षिणी अमेरिका का अफ्रीका का स्थान है। ये सूची एक बार देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ही है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाए कि सबसे हैप्पीनेस के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है, तो फिनलैंड है। 10वें स्थान पे सबसे नीचे कौन है, तो ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अंतर है, ऑस्ट्रिया की बात कर रही हूँ मैं। और क्रम एक बार ही देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये दो ना दें और यहाँ से शुरू कर दे कि आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, इसको क्रम में लगाइए बढ़ते या घटते क्रम में, या हो सकता है कि यहाँ से दे दे कि बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सबसे नीचे के 11 राष्ट्रों में अगर हम देखें तो 136वें स्थान पे भारत है, फिर बुरुंडी है, फिर यमन है, फिर तंजानिया है, फिर हैती, मलावी, लेसोथो और सबसे नीचे आपका अफगानिस्तान है। तो सबसे नीचे भारत की स्थिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो पूछना ही पूछना है। और इसके अलावा क्रम भी पूछा जा सकता है, तो एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा। और भारत और अफगानिस्तान का जो परसेंट है ये भी आपको देखना है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पे चीन की स्थिति अच्छी है, फिर नेपाल है, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, फिर भारत की स्थिति आ रही है। फिर देखिए अफगानिस्तान की स्थिति है। ठीक है, तो ये स्थिति की रैंकिंग भी एक बार देख लीजिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्रम भी पूछा जा सकता है। और बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में ये भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, या म्यांमार की स्थिति कितनी है, ये पूछा जा सकता है। भारत की परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा 3.819 और आपके अफगानिस्तान की 2.523। फिर ब्रिक्स देशों की अगर स्थिति देखें तो ब्राज़ील की सबसे अच्छी स्थिति है और भारत की सबसे खराब स्थिति है। ठीक है, ब्रिक्स में कितने देश हैं ये भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ब्राज़ील हो गया आपका, रूस हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, भारत हो गया। और अगर हम देखें स्थिति तो सबसे अच्छी ब्राज़ील की है और सबसे खराब स्थिति आपकी भारत की है। अन्य प्रमुख देशों की अगर बात करें, जो मुख्य विश्व के प्रमुख देश हैं उनमें तो जर्मनी की स्थिति बहुत अच्छी है अन्य प्रमुख देशों में। फिर अमेरिका की 3rd नंबर पे आ रही है और जापान की 17 यूनाइटेड किंगडम की है, 26 जापान की है। लेकिन अगर ओवरऑल ऐसे देखें तो पहला तो जर्मनी का हो गया अन्य प्रमुख देशों में। क्लियर हो गया? तो इनका देख लीजिएगा एक बारी परसेंटेज। जापान 5.940, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, बस एक बारी अन्य प्रमुख देशों का देख लीजिए। हो सकता है कि पूछ लें कि अमेरिका की स्थिति कैसी है या कितने नंबर पे है, तो 19 नंबर पे जर्मनी, 13वें नंबर पे आपका आएगा, इस तरह से। फिर इसके बाद रूस का अगर हम देखें तो 74वां स्थान, चीन का 82वां स्थान और दक्षिणी अफ्रीका का स्थान आएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो प्रतियोगिता दर्पण में दी हुई है, और आपको प्रतियोगिता दर्पण याद कराने का प्रयास किया जा रहा है। हिस्ट्री आपको नहीं बताई जा रही है क्योंकि न्यूज़ बेटा एज इट इज़ ऐसे ही आएगी। अगर मैं कहानी ज़्यादा बताऊंगी तो होगा क्या, आपका माइंड डाइवर्ट होगा और वो जो नहीं आना है वो याद हो जाएगा और जो आना है वो आप भूल जाओगे। तो प्रयास करिएगा कि इसी को, कंटेंट को ही अपने दिमाग में रखिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको निकालिए, क्योंकि यहाँ पे हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको सिलेक्शन लेना है। क्लियर हो रहा है?
अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में स्थान पहला और अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता, स्वीडन संस्था की रिपोर्ट है। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी संस्था ये बताती है कि हथियारों की खरीद में किसका स्थान पहला है, तो वो जो स्वीडिश की संस्था होगी वो बताएगी। अब देखें तो अगर हम खरीदने की बात करें तो भारत का विश्व में पहला स्थान है खरीदने के मामले में, और अमेरिका का अगर विक्रेता की बात करें तो अमेरिका का पहला स्थान है बिक्री के मामले में। ठीक है, तो विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं एवं विक्रेताओं के संबंध में रिपोर्ट स्वीडन स्थित टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो कौन जारी कर रहा है? SIPRI। ठीक, ये कहाँ की है? स्वीडन की है। स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन जारी करेगा हथियारों की खरीद में रिपोर्ट? तो आपकी SIPRI जो है वो रिपोर्ट जारी करती है, और ये स्वीडन की है और प्रतिवर्ष जारी करती है, हर वर्ष जारी होती है। ठीक है, संस्था की मार्च 2023 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि 2013 से 17 की तुलना में 18 और 22 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में 11% की गिरावट आई है। यानी अगर हम तुलना करें 13 से 17 के बीच और 18 से 22 के बीच, तो 11% तो गिरावट आई है, बट अभी भी खरीद ज़्यादा ही हो रही है। भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। आयात करना यानी मंगाना। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में चीन के शस्त्र आयातों में इस अवधि में 4.1% की वृद्धि हुई है, जबकि पाकिस्तान में हथियारों के आयात में 14% की वृद्धि इस अवधि में दर्ज कराई गई है। ये एक बार रिपोर्ट देख लीजिएगा, आप लोग की प्रतियोगिता दर्पण में होगी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7 तक ये देख लीजिएगा, और लास्ट के 2 या 3 नीचे से देख लीजिएगा। इस तरह से आपको इस चार्ट को कवर करना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018-22 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व के हथियारों के 5 बड़े आयातक देशों में क्रमशः कौन है? भारत है, सऊदी अरब है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बारी। भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जबकि पाकिस्तान का इस मामले में 8वां स्थान है। संस्था की इस रिपोर्ट के अनुसार 17 से 21 की अवधि में भी हथियारों के सबसे बड़े 2 आयातक देश भारत और सऊदी अरब ही थे। अगर हम 17 से 21 की अवधि की बात करें तो भी भारत और सऊदी अरब ही सबसे ज़्यादा आयातक थे उस टाइम भी, और 5 वर्षों की इस अवधि में हथियारों के 5 बड़े निर्यातक देश अगर हम बात करें जो निर्यात कर रहे हैं, आयात जो मंगा रहे हैं, निर्यात जो बेच रहे हैं, तो वो हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी। ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक, संस्था की पिछली सालाना रिपोर्ट की तर्ज पर वर्ष 2023 की रिपोर्ट में भी विश्व में हथियारों के सभी प्रमुख निर्यातक राष्ट्रों तथा हथियारों के सभी प्रमुख आयातक राष्ट्रों के नामों का खुलासा किया गया। इनमें अग्रणी देशों के नाम पर संबंधित जानकारी दिए गए बॉक्स में दी गई है। ठीक है, जो आप ऊपर देखा है। संस्था की वर्ष 2023 की संदर्भित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के सबसे बड़े 2 आयातक देश भारत और सऊदी अरब, जैसा मैं बता चुकी हूँ, और 11% आयात भारत ने तथा 9.6% सऊदी अरब ने किया है। 11% आयात क्या है हथियारों का? भारत ने, और सऊदी अरब ने 9.6%। इस मामले में तीसरा, चौथा, 5वां स्थान, तीसरे स्थान पे आपका कतर रहा है, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, 5वें स्थान पे आपका चाइना रहा है।
2018 से 22 के दौरान भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले पहले 3 देश, जो भारत को आपूर्ति कर रहे थे वो पहले 3 देश देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला देश रसिया है, फिर फ्रांस है, फिर अमेरिका है। ठीक है। फिर अगर 18 से 22 के दौरान चीन विश्व हथियारों का 5वां बड़ा आयातक राष्ट्र रहा है और अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात में 46% भाग का आयात चीन द्वारा किया गया। और इस अवधि में उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 प्रमुख देश अगर हम देखें तो रूस है, फ्रांस है और यूक्रेन है। ठीक है। भारत को कौन कर रहा है? रूस, फ्रांस और अमेरिका। चाइना को कौन कर रहा है? रूस, फ्रांस और यूक्रेन। पाकिस्तान का उपर्युक्त अवधि में हथियार की खरीद में विश्व में 8वां स्थान रहा है। इस अवधि में हथियार के कुल वैश्विक आयात में 3.7% भाग का आयात पाकिस्तान ने किया तथा उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाले पहले 3 देश क्रमशः रहे हैं चीन, स्वीडन और रूस। ठीक है। तो पाकिस्तान का अगर देखें तो चीन है, स्वीडन है, रूस है। अगर चाइना का देखें तो कौन है? रूस है, फ्रांस है, यूक्रेन है। अगर हम भारत का देखें तो रूस और फ्रांस और अमेरिका है। क्लियर हो गया? तो ये एक बारी सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि भारत को कौन दे रहा है, चाइना को कौन दे रहा है और पाकिस्तान को कौन दे रहा है। अमेरिका जो 2018-22 की अवधि में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र रहा है, उसने इस अवधि में हथियारों का आयात भी किया है। निर्यात के साथ साथ आयात भी किया है और हथियारों के कुल वैश्विक आयात का 2.7% उसने आयात किया तथा इस मामले में विश्व में 10वें स्थान पर अमेरिका रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अमेरिका ने किसी से कुछ लिया ही नहीं है, अमेरिका ने भी लिया है। ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के हथियारों के कुल आयात में 24% भाग की आपूर्ति ब्रिटेन ने करी है। ठीक है। 24% की अगर हम आपूर्ति की बात करें तो ब्रिटेन के द्वारा, जबकि नीदरलैंड 13% और फ्रांस ने 11% इस मामले में करी है और क्रमशः दूसरा तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। 18 से 22 में के 5 वर्षों की अवधि में अगर देखें तो विश्व में हथियारों के कुल निर्यात में सर्वाधिक 40% योगदान अमेरिका का रहा है, यानी 40% योगदान अमेरिका का रहा है। इस मामले में दूसरा स्थान रूस का है 16% और तीसरा स्थान फ्रांस का रहा है 11%। ठीक है। कुल निर्यात की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का, दूसरा किसका रहा है? रूस का, तीसरा किसका रहा है? फ्रांस का। रिपोर्ट के अनुसार 18 से 22 के दौरान अमेरिका ने अपने हथियार निर्यात का सर्वाधिक 19% भाग सऊदी अरब को, दूसरे स्थान पर 8.6% निर्यात जापान को, तीसरे स्थान पर 8.4% निर्यात ऑस्ट्रेलिया को किया है। यानी सबसे ज़्यादा निर्यात की बात अगर अमेरिका की करें तो किसको करा है? इसने सऊदी अरब को करा है, फिर इसने किसको करा है? जापान को करा है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को करा है। संदर्भित मामले की बात करें तो संदर्भित अवधि में रूस ने अपने हथियारों के कुल निर्यात का सर्वाधिक 31% भाग का निर्यात किसको किया है? भारत को। और चीन ने कितना किया है? 23% और मिस्र को कितना किया है? 9.3% भाग उसने निर्यात किए हैं। तो रसिया सबसे ज़्यादा हथियार किसको देता है? भारत को। अगर अमेरिका की बात करें वो किसको देता है? तो वो अब आपका देता है सऊदी अरब को। ठीक है। अरे फिर 18 से 22 के दौरान हथियारों का तीसरा बड़ा निर्यातक देश फ्रांस रहा है। ठीक है। तीसरा बड़ा निर्यातक फ्रांस। फ्रांसीसी हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता भारत रहा है। फ्रांस ने अपने हथियारों के निर्यात के 30% भाग की आपूर्ति भारत को की, जबकि 17% व 8% भाग क्रेता कतर और मिस्र रहे। यानी सबसे ज़्यादा अमेरिका, उसके बाद रशिया, फिर इसके बाद फ्रांस।
2018-22 के दौरान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता जो है वो रहा है पाकिस्तान। चीन ने अपने हथियारों के कुल निर्यात के 52% भाग का निर्यात पाकिस्तान को किया, जबकि बांग्लादेश को 12%, सर्बिया को 4.5% और इस प्रकार चीनी हथियारों के 3 बड़े क्रेता पाकिस्तान, बांग्लादेश और सर्बिया रहे हैं। ठीक है, भारत वाला याद रखिएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संदर्भित मामले में भारत का जो हमने बताया है वो ज़रूर से याद कर लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के वैश्विक बाजार में अमेरिका का ही प्रभुत्व बना हुआ है। उसमें बताया गया है कि 13 से 17 की तुलना में 18 से 22 में अमेरिकी निर्यात में 14% की वृद्धि जहां हुई है, वहीं रूस निर्यात में 31% की गिरावट आई है। इससे पूर्व 12 से 16 की तुलना में 17 से 21 में 14% की वृद्धि अमेरिकी शस्त्र निर्यात में हुई है, जबकि रूस के हथियारों के निर्यात इस अवधि में 26% घटे थे। जो मैंने पहले आपको पढ़ा था शेष पृष्ठ 11 का, इसरो द्वारा ब्रिटिश कंपनी वनवेव के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण, उसी का थोड़ा सा बचा हुआ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि 26 मार्च 2023 को प्राप्त की है। उस समय प्राप्त की जब ब्रिटेन स्थित नेटवर्क 13 एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड वनवे ग्रुप 36 उपग्रहों को अपने सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 36 उपग्रहों को किसके जरिए, तो LVM-3 के जरिए अंतरिक्ष में उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है उसने। और 43.5 मीटर लंबे इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 26 मार्च 2023 को प्रातः 9 बजे किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले रॉकेट कौन सा था वो देख लीजिए। रॉकेट था आपका LV और M, कितना 3। फिर ये जो है कितने मीटर लंबा है, तो 43.5 मीटर लंबा है। फिर कहाँ से किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है और हरिकोटा में ही आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। वहाँ से कब किया गया है, तो 26 मार्च 2023 में कितने बजे, तो आपका प्रातः 9 बजे। रवाना होने के 19 मिनट बाद ही इसके सभी उपग्रह अलग अलग चरणों में अलग अलग होकर अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित हो गए। इसके साथ ही इसरो का यह LVM-3 M31 वनवेव इंडिया 2 मिशन कामयाब हो गया है। ठीक है, ये कामयाब मिशन है। इसरो का वर्ष 2023 का यह दूसरा मिशन था। इस वर्ष के पहले मिशन के तहत उसने नव विकसित छोटे व्यावसायिक प्रक्षेपण यान SSLV द्वारा 10 फरवरी को 3 छोटे उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षाओं में स्थापित किया था। इसके बाद इनको किया है। वनवेव एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी है। वनवेव क्या है, वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है और किसके द्वारा छोड़ा गया है और कामयाब हुआ कि नहीं, ये पूछा जा सकता है। दूसरा कितने मीटर लंबा है, ये पूछा जा सकता है। किसके जरिए और कहाँ से छोड़ा गया है, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है या सतीश धवन कहाँ पे है, ये पूछा जा सकता है। और सरकारों तथा उद्योगों को संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराती है। वनवेव ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध किया था। मतलब ऐसे ही वैश्विक स्तर पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं। तो ये करने के लिए हम किस संस्था से जुड़े हैं,
इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसके साथ हमने अनुबंध किया और इस अनुबंध के तहत वनवेव के लिए इसरो का यह दूसरा प्रक्षेपण था। वनवेव के लिए 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को किया था और 36 उपग्रहों ने ताज़ा प्रक्षेपण में वनवेव के साथ क्या अनुबंध ये पूरा हो गया है आपका। तो क्लियर हो गया कि इसरो द्वारा ब्रिटिश कंपनी वनवेव के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से और ये एक शक्तिशाली रॉकेट है और LVM-3 और M31 वनवेव इंडिया 2 मिशन यहाँ पे कामयाब हुआ है और वनवेव एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी है, साथ ही वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध करके इसको प्रक्षेपित किया गया।